मैं जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ वहां के एक फ्लैट मालिक ने अपना फ्लैट किराए पर दिया था। किराएदार की समय सीमा समाप्त हो गई थी। मकान मालिक घर खाली कराना चाह रहा था समय सीमा समाप्त होने के बाद, लेकिन किराएदार ने समय सीमा समाप्त होने के बाद भी घर खाली करने से मना कर दिया। ऐसे में मकान मालिक को पुलिस बुलानी पड़ी। काफी वाद विवाद हुए, तब जाकर किराएदार ने घर खाली किया। मेरे पड़ोस की हाउसिंग सोसाइटी में भी एक इसी तरह का मामला सामने आया। मकान मालिक ने एक किराएदार को अपना फ्लैट किराए पर दिया, लेकिन समय सीमा समाप्त होने से पहले मकान मालिक ने किराएदार का किराया बढ़ा दिया। ऐसे में दोनों के बीच काफी वाद विवाद हुआ। हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को सामने आना पड़ा। मामला पुलिस थाने गया। आप भी अपने आस पड़ोस में ऐसे मामले सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे या न्यूज चैनलों में देखते होंगे। ऐसे मामलों को देख करके अक्सर एक सवाल मन में आता है कि क्या मकान मालिक और किराएदार को लेकर कोई कानून है या नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं तो एपिसोड को आखिर तक देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीशकांत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में। आज की खास वीडियो है उन लोगों के लिए जो किराए पर मकान देते हैं या किराए के मकान में रहते हैं। दरअसल 2025 में रेंट एग्रीमेंट के नियमों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब क्या बदला, क्या करना होगा और कैसे खुद को सुरक्षित रखना होगा तो वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कौन कौन से नियम बदले हैं, कब और कैसे करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ोतरी, नोटिस अवधि जैसे अहम बदलाव, जुर्माने और कानूनी सुरक्षा क्या है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नया रेंटल एग्रीमेंट है उसमें नया क्या है। तो अब रेंट एग्रीमेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पेपर पर या इनफॉर्मल एग्रीमेंट नहीं चलेगा। दूसरा, अगर एग्रीमेंट के 60 दिन यानी 2 महीने के भीतर ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया गया तो जुर्माना 5,000 रुपए तक लग सकता है। तीसरा, मतलब कि अब हाथ से लिखे कागज या ढीले समझौते का जमाना लगभग खत्म, सब कुछ डिजिटल होगा। अब सवाल है कि एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां होगा। रजिस्ट्रेशन कराने से किराएदार को लीगल सुरक्षा मिलेगी और कोई भी मकान मालिक मनमानी शर्तें नहीं थोप सकेगा। यह रजिस्ट्रेशन 2 तरीकों से किया जा सकता है। यह राज्य की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर या नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर किया जा सकता है। यह नियम मकान मालिक और किराएदार दोनों को जवाबदेह बनाता है ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी पचड़े से बचा जा सके। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर किराएदार का एक कानूनी रिकॉर्ड मौजूद हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी सुरक्षा जमा और किराया बढ़ाने का नियम क्या है नया रेंटल एग्रीमेंट में। तो पहला, अब आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। अब रेजिडेंशियल मकानों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। सामान्य तौर पर 2 महीने का किराया लिया जा सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो डिपॉजिट अधिकतम 6 महीने का तय किया गया है। किराया अचानक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। रेंट इंक्रीज सिर्फ साल में एक बार हो सकेगा और उससे पहले किराएदार को कम से कम 90 दिन यानी 3 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा होगा। कैसे होगा वो जान लीजिए। किराएदारों को अब फर्जी या मुंह फेरकर रेंट बढ़ाने, अचानक घर खाली करने और डिपॉजिट छुपाने जैसे मामलों से सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, मकान मालिकों के लिए भी फायदा है। समझौता फॉर्मल हुआ, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड रहेगा, विवाद कम होंगे और कानूनी स्पष्टता होगी। अन्य अहम बदलाव क्या है, जैसे कि नोटिस को लेकर के, पेमेंट मोड को लेकर के और ट्रिब्यूनल सिस्टम को लेकर के। तो पहला, अब अगर रेंट 5,000 रुपए मासिक से अधिक है तो किराया सिर्फ डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई, बैंक ट्रांसफर आदि से देना होगा। नकद यानी कैश लेन देन डिस्करेज्ड है इसमें। दूसरा, मकान मालिक अचानक घर देखने या अंदर आने नहीं पाएगा। अगर इंस्पेक्शन या एंट्री करनी हो तो पहले 24 घंटे रिटन नोटिस देना होगा। तीसरा, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, इविक्शन होनी हो या डिपॉजिट रिफंड तो अब यह मामला विशेष रेंट ट्रिब्यूनल या फास्ट ट्रैक अदालत में निपटेगा, जल्दी और न्यायपूर्ण तरीके से। ये नियम कब से लागू हुए और कौन कौन लागू करेगा वो भी जान लीजिए। ये नियम 2025 में लागू हुए हैं, यानी अब से कोई भी नया रेंट एग्रीमेंट करेंगे
तो इन नियमों के अनुसार ही करना होगा। चाहे आप किसी भी राज्य में हो, इन नियमों का उद्देश्य रेंटल मार्केट को फॉर्मल और सुरक्षित बनाना है। हालांकि कुछ स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज अलग हो सकती है। जमीन और किराएदारी का मामला राज्य सूची में आता है, यानी इसके लिए राज्य कानून बना सकते हैं। इसलिए यह एक्ट सिर्फ एक टेम्पलेट है। इसे राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करने के लिए या तो नए कानून बनाने होंगे या मौजूदा रेंट कंट्रोल एक्ट में बदलाव करने होंगे। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही इन नियमों के अनुसार अपने कानून बदल दिए हैं। मरम्मत और रख रखाव की जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है नया रेंटल कानून में। पहला, किराएदारी समझौते में अगर कुछ अलग तय न हो तो मरम्मत की जिम्मेदारी इस तरह से तय की गई है। बाहरी या आंतरिक वायरिंग, प्लम्बिंग पाइप, दरवाजे खिड़कियों की पुताई और मुख्य संरचना की मरम्मत मकान मालिक करवाएगा, बशर्ते इसे किराएदार की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा है। नल, शॉवर, सिंक, टॉयलेट, गीजर, सर्किट ब्रेकर, स्विच सॉकेट, किचन फिक्सचर, दरवाजे खिड़कियों के लॉक, गार्डन और खुले स्थानों का रख रखाव की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। अगर घर मरम्मत के बिना रहने लायक नहीं रहता है और मकान मालिक लिखित नोटिस देने के 30 दिन बाद भी मरम्मत नहीं करवाता है तो किराएदार मरम्मत करा सकता है और उसका खर्च किराए में से काट सकता है। अगर मकान मालिक मरम्मत करने से मना कर दे तो किराएदार 15 दिनों का नोटिस देकर घर छोड़ सकता है। कब किराएदार को बेदखल कर सकता है मकान मालिक? मकान मालिक को किराएदार को बेदखल करने के लिए रेंट अथॉरिटी में आवेदन करना होगा और इसके लिए उसके पास वैध कारण होने चाहिए। लगातार 2 महीने किराया न देना, प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल या मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना किराएदार मकान के ढांचे में बदलाव करे तो मकान मालिक किराएदार से घर खाली करने को कह सकता है। टेनेंसी की अवधि खत्म होने के बावजूद अगर किराएदार घर खाली नहीं करता है तो उसे बढ़े हुए किराए का भुगतान करना होगा। मकान मालिक की स्पष्ट सहमति के बिना किराएदार मकान को या मकान के किसी हिस्से को किराए पर नहीं लगा सकता है। अब नए कानून बनने के बाद किराएदार और मकान मालिक को क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स जान लीजिए। अगर आप मकान किराए पर ले रहे हैं, एग्रीमेंट साइन करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिजिटल स्टैंपिंग करें। डिपॉजिट लेते या देते वक्त 2 महीने रेसिडेंशियल के मामले में या 6 महीने कमर्शियल के मामले में की सीमा देखें, बस इतनी ही डिमांड करें डिपॉजिट। किराया पेमेंट हमेशा डिजिटल रखें ताकि रिकॉर्ड रहे, कैश लेन देन से बचें। अगर रेंट इंक्रीज होता है या इविक्शन नोटिस मिलती है तो 90 दिन नोटिस और लीगल प्रोसेस को देखें। इलीगल इविक्शन या बेदखली न माने। एग्रीमेंट की कॉपी, पेमेंट रिसिप्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप संभाल कर रखें, ये भविष्य में आपके लिए सबूत बन सकते हैं। मकान मालिकों के लिए टैक्स पर बड़ी राहत दी गई है। मकान मालिकों के लिए सबसे अच्छी खबर टैक्स के मोर्चे पर है। टीडीएस कटौती की सीमा जो पहले 2,40,000 रुपए सालाना थी उसे बढ़ाकर अब 6 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब ज्यादा कमाई पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। इस नियम से मकान मालिकों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। अब मकान मालिकों और किराएदारों के बीच किस तरह के विवाद उठते हैं वो भी जान लीजिए। तो पहला है किराया भुगतान को लेकर के। किराया समय पर न देना, बार बार लेट पेमेंट, नकद या डिजिटल पेमेंट को लेकर विवाद और रसीद न देना या न लेना। दूसरा है सुरक्षा जमा राशि या डिपॉजिट। मकान छोड़ते समय पूरा डिपॉजिट न लौटाना, डैमेज का बहाना बनाकर एक्स्ट्रा कटौती करना, डिपॉजिट कितना लिया जाए इस पर विवाद, डिपॉजिट लौटाने में देरी। तीसरा है किराया बढ़ाना यानी रेंट इंक्रीज। अचानक और बिना नोटिस के किराया बढ़ाना, किराएदार का नया किराया मानने से इनकार, समझौते में तय प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी। चौथा है मरम्मत और मेंटेनेंस। बिजली, पानी, पाइपलाइन, लीक, प्लास्टर जैसी चीजों की मरम्मत कौन कराएगा? मकान मालिकों द्वारा मरम्मत न करवाना, किराएदार द्वारा नुकसान छुपाना, मेंटेनेंस चार्ज को लेकर मतभेद। पांचवा है मकान में प्रवेश। मकान मालिक द्वारा बिना नोटिस घर में आ जाना, बार बार अनचाहे विजिट, प्राइवेसी को लेकर विवाद। छठा है अनुबंध या एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट न बनाना, टर्म्स एंड कंडीशंस पर सहमति न होना, एग्रीमेंट रिन्यू न करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर मतभेद। मकान खाली करना, कम नोटिस देकर घर खाली करवाना, किराएदार का समय पर घर खाली न करना, इलीगल इविक्शन का प्रयास, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी रुकना। आठवां है उपयोग नियम। ज्यादा लोगों का रहना, पालतू जानवर रखने पर विवाद, स्मोकिंग या लाउड म्यूजिक या न्यूसेंस, सबलेटिंग यानी किसी और को कमरा दे देना। बिल और शुल्क, बिजली, पानी, रख रखाव बिल कौन देगा,
हाइक या एक्स्ट्रा चार्जेस मांगना, और कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी या मेंटेनेंस को लेकर विवाद। फिर है संपत्ति नुकसान, फर्नीचर या दीवारें खराब करना, खाना पकाने से धुआं या दाग, पेंटिंग या डीप क्लीनिंग कौन करवाएगा। उम्मीद है नए रेंट रूल्स 2025 से इन सारे विवादों पर विराम लग जाएगा और भविष्य में मकान मालिक और किराएदार दोनों को राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे 2025 के नए रेंट रूल्स जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आपने अभी तक अपना एग्रीमेंट ऑनलाइन नहीं कराया है तो जल्द करें और अपने हित में काम ले। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से हैं और आपको क्या लगता है इन नए नियमों से बदलाव आएगा या नहीं आएगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच के विवाद कम होंगे या नहीं होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।